फर्स्ट इज हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। जैसे कि नाम है हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट, अगर आप इसका जोग्राफिकल स्प्रेड देखेंगे ना, तो जोग्राफिकल स्प्रेड में ये अगर लोलैंड एरियाज में बात करें, यहाँ ज़रा मैप पे ध्यान देंगे सभी लोग, देखिए मैप पे यहाँ देखिए, अगर आप इधर देखें तो मोस्टली इक्वेटर के आसपास ही है ये, अगर ये इक्वेटोरियल रीजन है हमारे ये वाले, राइट, तो इसके आसपास इसका स्प्रेड है। लगभग बात करें 5 से लेकर के 10 डिग्री नॉर्थ में और साउथ में इक्वेटोरियल रीजन के, राइट। और अगर पर से कंट्रीज़ की बात करें तो अमेजोन रीजन, राइट, कॉन्गो रीजन, मलेशिया, देन मलेशियन रीजन के साथ साथ और ईस्ट इंडीज़ रीजन में भी ये पाया जाता है। और अगर हाईलैंड्स की बात करें तो एंडीज़, किनियन हाईलैंड्स में भी ये हमको मिलता है। एंडीज़ माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, और किनियन हाईलैंड्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, राइट। अगर इस के मीन टेम्परेचर्स की बात की जाए तो मीन टेम्परेचर्स आर अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक। यहाँ पे हर टाइम साल में बिल्कुल, अगर हम पूरे साल की बात करें 12 महीने, तो सेम सीज़न रहता है, सीज़न में कोई डिफरेंस नहीं आता, राइट। और डायर्नल टेम्परेचर रेंज की बात करें, देखिए डायर्नल टेम्परेचर रेंज एक वर्ड आता है, डायर्नल मतलब डे और नाइट, इनके बीच का जो डिफरेंस है इसे हम क्या बोलते हैं, डायर्नल टेम्परेचर रेंज। अगर कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे सी का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस नहीं होता, कॉन्टिनेंटैलिटी होती है, ठीक है, कॉन्टिनेंट से बना है कॉन्टिनेंटैलिटी, जहाँ पे, क्योंकि कॉन्टिनेंट क्या है, लैंड है, लैंड बहुत जल्दी हीटअप करता है, बहुत जल्दी कूल डाउन होता है, उसकी वजह से फैक्टर ऑफ कॉन्टिनेंटैलिटी आता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास क्लाइमेट्स हैं उनके एक्सट्रीम देखने को मिलते हैं, राइट। क्योंकि ये इक्वेटर के पास है तो यहाँ पे जितने भी ओशन एरियाज़ हैं और अच्छा खासा मॉइस्चर एरियाज़ हैं, वहाँ पे आपको बेसिकली मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मासेस देखने को मिलते हैं, उनका इफेक्ट देखने को मिलता है, राइट। प्रेसिपिटेशन बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़बरदस्त होती है, राइट। और इस पर्टिकुलर क्लाइमेट की बात करें तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाइमेट होता है पूरे साल में, राइट। रेनफॉल ज़्यादा ज़रूर होगी बट पूरे साल में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी वेल थ्रू आउट द ईयर, राइट। और 2 पीक्स आती हैं रेनफॉल की। अगर रेनफॉल की पीक्स की बात करें तो एक पीक आती है मार्च एंड अप्रैल में, मार्च में एक पीक आती है, मार्च और अप्रैल, और एक आती है सितंबर एंड अक्टूबर में, राइट। और हमें पता है इन दोनों टाइम पे क्या होते हैं, इक्विनॉक्सेस होते हैं, राइट। हमने पढ़ा था ना, समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस, इक्विनॉक्सेस। तो ये जो रेनफॉल पीक्स हैं ये इक्विनॉक्सेस के टाइम पे होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, कन्वेक्शनल इफेक्ट्स डोमिनेट करते हैं। अगर ये सनरेज हैं और ये अर्थ है तो क्या होगा, इक्वेटोरियल रीजन्स में एयर राइज करेगी, और फिर वही हमारे पुराने वाले फंडे कि इंसोलेशन मैक्सिमम, टेम्परेचर्स हाई, इफ द टेम्परेचर्स आर हाई देन डेंसिटीज विल लो, एयर विल राइज। अगर एयर राइज करेगी वहाँ पे लो प्रेशर्स क्रिएट होंगे और एयर एक पॉइंट तक राइज करेगी, उसके बाद एक न्यूक्लियर के अराउंड क्लाउड्स बनेंगे एंड देन प्रेसिपिटेशन, और इसका नाम हम क्या रखते हैं, कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल, राइट। अगर यहाँ पे इस क्लाइमेट में देखें तो यहाँ पे एक ब्राइट सनी मॉर्निंग आपको मिलती है, क्योंकि इंसोलेशन अच्छी खासी रहती है, राइट। अच्छी इंसोलेशन है तो एक सनी मॉर्निंग रहेगी। और रेनफॉल जैसे कि हमने डिस्कस किया मोस्टली कन्वेक्शनल रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ओरोग्राफिक रेनफॉल भी हो सकती है। अगर कोई माउंटेनस रीजन है आसपास तो वहाँ पे माउंटेनस रीजन में रिलीफ टाइप रेनफॉल भी हमको देखने को मिलती है, क्योंकि इन रीजन्स में इंसोलेशन हाई है तो वेपर्स हमेशा रहेंगे परकोलेटेड एटमॉस्फेयर में, तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कंटेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, हाई होता है। विंटर्स यहाँ पे नहीं होती हैं, क्यों? क्योंकि हमेशा एक जैसा सीज़न रहता है, हमेशा एक जैसा मौसम रहता है। क्या होगा, बहुत गर्मी होगी, धूप निकलेगी बहुत ज़्यादा, बहुत इंटेंसिटी हाई रहेगी, और एकदम से क्या होगा, बादल बनेंगे और तुरंत बारिश हो जाएगी, और हमेशा पूरे साल यही सीज़न रहता है, ठीक है। तो कोई डिस्टिंक्ट सीज़न नहीं है यहाँ पे बेसिकली, जैसे हमारे पास 4 सीजन हम देखते हैं, ठीक है, विंटर, समर, ठीक है, ऑटम, स्प्रिंग, ऐसा नहीं है, डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते आप क्या करते हैं, सीजन हमेशा डेली बेसिस पे मॉर्निंग टू इवनिंग एक जैसा है, ठीक है। मतलब मॉर्निंग टू इवनिंग सुबह से लेकर शाम तो होगी, ऐसा नहीं है कि रात नहीं होगी। फ़र्क इतना सा है कि एवरेज टेम्परेचर्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें बहुत अच्छी सी से जो है रिफ्रेशिंग ब्रीजेस चलती हैं इस रीजन्स में, यहाँ पे हर जगह पे जितने इक्वेटोरियल एरियाज़ हैं, ठीक है। और कोस्टल एरियाज़ में तो और भी अच्छा मौसम रहता है, क्योंकि सी ब्रीजेस चलती हैं, और हमने जैसे डिस्कस किया कि कोई डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन नहीं है, ठीक है। और अगर इस क्लाइमेट के आप प्रेसिपिटेशन की बात करें तो हमने देखा कि प्रेसिपिटेशन हालांकि हैवी रहती है बट थ्रू आउट द ईयर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी प्रेसिपिटेशन। जो रेनफॉल है वो कम होती है जून एंड दिसंबर के मंथ्स में, अगर लेकिन हम देखें, हमने देखा था कि पीक कब आती है, अप्रैल, मार्च और सितंबर, अक्टूबर के दौरान, राइट। और यहाँ पे जो क्योंकि बहुत ज़्यादा इंसोलेशन है तो ह्यूमिडिटी भी क्या रहेगी, काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी। अगर हम इस मौसम की या इस क्लाइमेट की वेजिटेशन की बात करें तो देखिए कैसे दिखेगा इसका वेजिटेशन, इस टाइप का देखिए, बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं यहाँ पे।
काफ़ी ज़्यादा घनी वेजिटेशन है, ठीक है, मतलब इट्स अ यू कैन से डेंस वेजिटेशन, मतलब आपको जो सरफेस है ना वो नज़र नहीं आएगा, इतनी ज़्यादा डेंस। आप यहाँ देखिए लेफ्ट वाली फिगर में, इस वाली फिगर में देखिए जो पिक्चर है इसमें रिवर्स पोर्शन भी दिखा रहा है कुछ, यहाँ पे इस रीजन में आपको कहीं भी सरफेस नजर नहीं आएगा, इतनी डेंस वेजिटेशन है बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूस रेनफॉल। और इसको हम थोड़ा क्लोजली देखेंगे तो कुछ इस तरीके से वेजिटेशन हमको नजर आती है, ठीक है। इट्स एब्सोल्युटली ग्रेट वैरायटी ऑफ वेजिटेशन, जिसमें एबनी है, महोगनी है, ठीक है, नाम है ये एबनी, महोगनी, ये कुछ प्लांट्स और ट्रीज के नाम है, राइट। और अगर हम बात करें कैबिनेट वुड भी मिलता है हमें यहाँ पे, कैबिनेट वुड एंड ड्राई वुड, ठीक है, ये कुछ हमें वुड्स के नाम हमें पता है, ठीक है। और क्योंकि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा थिक है कैनोपीज, मतलब जो पेड़ अपने अराउंड एक कंप्लीट अम्ब्रेला टाइप का बना लेते हैं, इसे थिक कैनोपी बोलते हैं। तो थिक कैनोपी रहती है यहाँ पे, ठीक है। और जो प्लांट्स हैं उनकी हाइट मिड से लेकर के लॉन्ग, लंबे भी होते हैं, और मिडिल हाइट के प्लांट्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लंबरिंग एक फिनोमिना होता है, ठीक है। लंबरिंग क्या फिनोमिना होता है, ये जितने भी ट्रीज होते हैं, इन ट्रीज को अगर कट करके इनके जो वुड्स हैं उनको ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करके उनको यूज़ करेंगे इंडस्ट्रियल में, फॉर पेपर इंडस्ट्री, फॉर टेक्सटाइल, फॉर पल्प, फॉर वुडन टिम्बर, ठीक है। तो इन सब के लिए अगर हम इनको यूज़ करेंगे तो लंबरिंग यहाँ थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लंबरिंग के लिए क्या होता है ना, आपको लंबरिंग के लिए यू नीड फ्रोजन आइस सो दैट द लॉग्स ऑफ द वुड कैन बी ट्रांसपोर्टेड ऑन द फ्रोजन आइस, और आप बोल सकते हैं कि ताकि आप उन्हें स्लाइड करवा सकें उसके ऊपर। तो जहाँ जहाँ पे हम देखेंगे क्लाइमेट्स बहुत ज़्यादा फ्रोजन हैं, बहुत लो टेम्परेचर्स हैं, वहाँ पे जो लंबरिंग है वो पॉसिबल रहती है, बट यहाँ पे लंबरिंग मुश्किल है, ठीक। मल्टीपल स्पीशीज़ होती हैं। अगर आप इस वेजिटेशन की बात करें तो एक पर्टिकुलर स्क्वायर, अगर आप देखें एक पर्टिकुलर एकड़ में, तो लगभग 200 स्पीशीज़ आपको मिलती हैं, राइट। तो स्पीशीज़ का बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं भरपूर यहाँ पे स्पीशीज़ मिलेंगी। फॉरेस्ट क्लियरिंग एक फिनोमिना रहता है, जैसे इंडिया में हम नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं झूम कल्टीवेशन रहता है, राइट। उसमें क्या करते हैं, ट्राइबल्स के कुछ फॉरेस्ट पैचेस को लेते हैं और उनको बर्न कर देते हैं, और बर्न करने के बाद उनकी एशेज वहाँ रहती हैं, ठीक है, और उन एशेज से ही सॉइल को फर्टिलिटी भी मिलती है, ठीक है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट सेकेंडरी फॉरेस्ट वहाँ पे ग्रो होते हैं, ठीक है। ऐसा ही जो फॉरेस्ट कल्टीवेशन है इन रीजन्स में अगर हम देखेंगे तो ये इस टाइप का शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, जिसको आप बेलुकार बोलते हैं। मलेशिया में ऐसा शिफ्टिंग कल्टीवेशन मिलता है, और भी रीजन्स हैं जहाँ पे अलग अलग मिलता है, ये मलेशियन है, ठीक है। बेलुकार फॉरेस्ट आप इनको बोल सकते हैं, और भी अलग अलग नाम है। डिफरेंट रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, लदांग है, हम देखेंगे आगे चल के, मिल्पा है, अफ्रीका में रहता है ये, ठीक है। झूम कल्टीवेशन तो हमने नाम लिया, ठीक है, इंडिया में झूम कहते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें बर्मा की तो वहाँ पे तोंगिया कहते हैं, राइट। अफ्रीका में मिल्पा हमने देखा, थाईलैंड में तमराए, TAMRAI तमराए रहता है, राइट। और अगर फिलीपींस में देखेंगे तो कैंगिन एक है, ठीक। तो ये कुछ हमारे पास शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग टाइप्स हैं। ये देखिए, ये जो आप राइट में फिगर देख रहे हैं, ये एक और स्पीशीज टाइप है, यानी कि एक और टाइप ऑफ वेजिटेशन है, इसे आप बोलते हैं एपिफाइट्स। ये एपिफाइट्स होता है, बहुत ही क्लोज होते हैं। जो आप देखेंगे अर्थ सरफेस के भी या फिर ट्री सरफेस में छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, छोटी छोटी हाइट के, और ये ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। इनसे कंप्लीट ग्रीन लुक आती है और बहुत डेंस फॉरेस्ट हमको नजर आता है, राइट। तो ये कुछ हमने एस्पेक्ट्स डिस्कस किए वेजिटेशन के। अब अगर देखें वहाँ पे लाइफ कैसी होती होगी हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट में, आप सोच सकते हैं कि अगर हर रोज़ बारिश हो रही है तो काफ़ी मुश्किल होगा ना डेवलपमेंट, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी, पानी भरा रहता होगा, मार्शी सॉइल रहती होगी हमेशा, ठीक है। जनरली होता क्या है, जब सारा दिन बारिश होती है तो उसकी वजह से जो अपर सॉइल है, टॉप सॉइल, वो वॉश कर जाती है। जब वो वॉश कर जाती है ना, तो दीज आर नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। ये जो हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट की जो सॉइल्स हैं, ये एग्रीकल्चर के लिए इतनी सूटेबल नहीं रहती। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, यहाँ पे प्लांटेशन हो सकता है, ठीक है, प्लांटेशन के लिए सूटेबल है। प्लांटेशन में जैसे कि आपको रबर मिलेगा, राइट, पाम आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, कोकोआ आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं इसके अलावा, ये तो 3 प्लांटेशंस हैं। फॉर अदर क्रॉप्स विच आर नॉट मेजर बट माइनर, फॉर एग्जांपल मेज यू कैन ग्रो, राइट। मेज के अलावा यान आप ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, बनाना प्लांटेशन, देन ग्राउंड नट। तो ये कुछ अदर क्रॉप्स हैं जो हम ग्रो करते हैं, बट काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड रहती हैं, राइट। अगर बात करें ट्राइब्स की तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्राइबल्स लोग मिलते हैं। अगर हम अफ्रीकन रीजन्स की बात करें, देखिए यहाँ देखिए ज़रा, ये जो अफ्रीकन रीजन है ना, ये वाला यहाँ पे, तो जो कॉन्गो वाला एरिया है वहाँ पे पिग्मीज मिलते हैं, ठीक है। पिग्मीज एक ट्राइब है, राइट। और अगर मलेशिया वाले एरिया में आप देखें इस रीजन में,
इंडोनेशिया मलेशिया ये जो मिक्स है थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे ओरांग असली करके एक ट्राइब्स होती हैं, राइट, वो ट्राइबल्स भी यहाँ पे रहते हैं। यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ लेती है कि विच दिस पर्टिकुलर एरिया एक्सपीरियंसेस अ डेली रेनफॉल, this region doesn't have a distinct kind of a season and the season remain same, but this region comprises of a phenomena where a convectional rainfall dominates। तो पूछ सकते हैं आपसे कि दिस इज द ट्राइब, लेट्स से पिग्मीज एंड ओरांग असली, 4 स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा बताइए कौन कौन से हैं, हॉट वेट इक्वेटोरियल है या फिर सुडान टाइप क्लाइमेट है या मेडिटेरियन क्लाइमेट है। तो आपको इन्फॉर्मेशन पता होगी तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे वहाँ पे, ठीक है। अगर फर्दर बात करें यहाँ पे इकोनॉमी एस्पेक्ट की कि क्या फर्दर रहता है, तो देखिए यहाँ पे जो ट्राइबल्स हैं इनका काम ये हंटिंग करते हैं, ठीक है, वो छोटे छोटे जो रिसोर्सेज हैं प्लांट रिसोर्सेज उनको कलेक्ट करते हैं हंटिंग के अलावा अगर बात करें, राइट। तो क्योंकि फूड का ना यहाँ पे कोई कमी नहीं है, फूड अबंडेंट है यहाँ पे, बिकॉज वेजिटेशन क्या है, अबंडेंट। अगर वेजिटेशन अबंडेंट रहेगी तो फूड भी कभी कमी नहीं होगी, ठीक है, तो वेजिटेशन कंप्लीट रहती है यहाँ पे, राइट। तो रिवर स्ट्रीम काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, रिवर्स आप अभी हमने जो पिक्चर देखी थी उसमें रिवर स्ट्रीम फ्लो कर रही थी। अगर आप अमेजन रीजन में देखेंगे, ठीक है, और अगर आप इंडोनेशियन रीजन में भी देखेंगे तो जो स्ट्रीम्स हैं वो काफ़ी मिलेंगी आपको इन ट्रॉपिकल जो वेट इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हैं इनमें या इनके क्लाइमेटिक रीजन्स में काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ बर्ड्स रेप्टाइल्स एनिमल्स यहाँ पे मिलते हैं हमको, राइट। तो एक तरीके से स्पीशीज़ डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, राइट। तो बट अगर आप ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो प्रिमिटिव पीपल ज़्यादा हैं, जैसे कि हंटर कलेक्टर। एक्चुअल में डेवलपमेंट काफ़ी कम रहती है, क्यों? क्योंकि ये जो रीजन्स है ना यहाँ पे क्लाइमेटिक हेल्थ अच्छी ही है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, हीट बहुत ज़्यादा है, तो हीट और ह्यूमिडिटी की वजह से सनस्ट्रोक, मलेरिया और फीवर काइंड ऑफ डिजीज़ होने का खतरा बना रहता है, जिसकी वजह से लोगों की जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी कम रहती है इस रीजन में। और उस बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस रेनफॉल हमेशा कुछ ना कुछ स्मॉल बैक्टीरियाज, पेस्ट, इंसेक्ट्स हमेशा रहेंगे, डिजीज कॉजेज होते हैं, जिससे कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी एंड मोस्ट ऑफ द टाइम गोज फॉर ट्रीटिंग द डिजीज। इसीलिए ये एरियाज इतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं रह पाते। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं ना जो इसके डेवलपमेंट को हिंडर कर देते हैं, ठीक है। हमने देखा क्लाइमेटिक और हेल्थ फैक्टर है, राइट, बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। देन दिस जंगल एरिया, बिकॉज जंगल एरिया देर इज नो एक्सेस फॉर द रोड्स। अगर रोड्स नहीं होंगी, रिसोर्सेज नहीं होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा? लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, ऑयल नहीं होगा और प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज नहीं होंगी, तो डेवलपमेंट तो एक बहुत दूर की बात है, राइट। तो इसीलिए ये जो मोस्ट ऑफ द रीजन्स हैं, जैसे कि कॉन्गो है, अमेजन रीजन है, राइट, बोर्नियो वाला रीजन है इंडोनेशिया में, इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी और क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा लेस है, बिकॉज जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो बहुत ज़्यादा है और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। इसी वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट इतनी नहीं है। और दूसरा हमने जो रीज़न डिस्कस किया, डिटेरियोरेशन ऑफ द ट्रॉपिकल सॉइल। जो टॉप सॉइल है वो डिटेरियोरेट होती है बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस रेन की वजह से क्या होता है ना, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स वॉश आउट हो जाते हैं एंड बिकॉज ऑफ विच द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल गेट्स वेरी वेरी लो, और जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। ये कुछ बातें हमने करी इस हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट के बारे में, राइट। तो कुछ और स्मॉल क्रॉप्स भी हम यहाँ पे ग्रो करते हैं। एक पॉइंट है यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि शुगर, कॉफ़ी, टी, टोबैको, स्पाइसेस, ठीक है, सैगो, दे आर बीइंग ग्रोन हेयर। इस रीजन में ये पाया जाता है, ठीक। आगे चलते हैं। जो अगले टाइप का क्लाइमेट है दैट इज ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट, ठीक। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं जो ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट है वो आपको इस रीजन में मिलता है, राइट। ये जो आप रीजन देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक। अगर हम इसको देखें तो ये हमारा जो इंडिया है ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये इसी क्लाइमेट से गवर्न होता है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। जब हम मॉनसून पढ़ेंगे तो हम बिल्कुल ऐसे क्लाइमेट का नाम लेंगे, दैट इज ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट। अदर रीजन्स की बात करें तो म्यांमार, ठीक है, थाईलैंड, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, लाओस, कंबोडिया, सम पार्ट ऑफ द वियतनाम एट दिस रीजन देखिए, एंड सम साउथ चाइना रीजन एंड द नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया रीजन, ठीक। और ये जो क्लाइमेट है ना ये गवर्न होता है बिकॉज द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। हम देखते हैं कि विंड्स कैसे रिवर्स होती है। हमारे जितने भी लो प्रेशर, हाई प्रेशर और अर्थ का जो रेवोल्यूशन हम देखा है अभी तक और रोटेशन, उसके जो फंडे हैं वो यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं। हम देखते हैं कि ये विंड्स का सीजनल रिवर्सल कैसे होता है, जिससे कि ट्रॉपिकल मानसून और मरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें मिलता है। यहाँ देखिए फिगर में, अगर हम विंटर्स की बात करें तो विंटर सीजन में क्या होगा, विंटर सीजन में अर्थ जो एक इस एक्सेस पे इंक्लाइंड है, ये सनरेज आ रही हैं। मान लीजिए ये सोर्स ऑफ लाइट है, सन है, जहाँ से रेज निकल रही हैं। सनरेज जब भी विंटर होता है
तो जो अगर ये इक्वेटर है, दिस इज द इक्वेटर, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो याद कीजिए अपनी वो रेवोल्यूशन वाली क्लासेस, जब when the winter is there, when the southern hemisphere is close to the sun, when the northern hemisphere is far away from the sun, then sun rays are vertical overhead at tropic of Capricorn। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे सनराइज वर्टिकली ओवरहेड रहेंगी तो ये जो रीजन है सारा इक्वेटर से यहाँ का, ये काफ़ी ज़्यादा हीटेड अप रहेगा। यहाँ पे टेम्परेचर्स क्या रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। जबकि इक्वेटर का ये जो रीजन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और उसके अबव, जिसमें आप देख सकते हैं इंडिया भी लाई कर रहा है, ये रीजन्स में क्या रहेंगे, टेम्परेचर्स काफ़ी लो रहेंगे। अब हमें पता लग गया बिकॉज यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, सोलर इंटेंसिटीज एट दिस रीजन आर मैक्सिमम बिकॉज सोलर रेज आर वर्टिकली ओवरहेड, द इंटेंसिटी ऑफ द रेज इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट, इंसुलेशन इज मैक्सिमम। और यहाँ पे क्या है, बिकॉज द रेज आर not vertical, the rays are at an angle. If the rays are at an angle, the intensity will be less and the heat absorption will be less and the temperature will be less. Temperatures less कम रहेंगे और यहाँ ज़्यादा। अगर ज़्यादा टेम्परेचर है, हमें पता है एयर क्या करेगी, राइज करेगी। If the air will rise, then densities, यहाँ पे क्या होगा, densities will fall और एयर हल्की हो जाएगी, एयर will be light and there will be the creation of at this point low pressures and here since the temperatures are low, temperatures काफ़ी ज़्यादा कम है, एयर हैवी रहेगी। If the air is heavy, then densities will be high. If the densities will be high, air will impart a downward pressure. If the downward pressure is there, then pressures will be high, and this point will be the point of high pressure. इसका मतलब ये हुआ, अगर विंटर सीजन की बात करेंगे, in the winter season, when you can see the India जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला गया है, this as per this tilt axis, तो these points are the points of the high pressure and these points are the points of the low pressure। यानी इन रीजन में प्रेशर्स क्या हैं, लो प्रेशर, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के यहाँ पे प्रेशर्स क्या हैं, हाई प्रेशर। और हमको पता है जब भी विंड्स ब्लो करती हैं तो विंड्स को प्रेशर्स चाहिए और विंड्स ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो विंड्स ब्लो करेंगी वो हाई प्रेशर से लेकर के लो प्रेशर इस तरीके से, यानी फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट टूवर्ड्स दी साउदर्न इंडियन ओशियन, यहाँ पे हमारी विंड्स ब्लो करती हैं। और ये जो विंड्स ब्लो करती हैं ये एक फिनोमिना है विंटर में। अगर समर्स होंगी तो क्या होगा, दोबारा से देखिए, अगर समर सीजन है, समर सीजन में देखिए अगर ये सन है, इफ दिस इज द पोजीशन ऑफ द अर्थ, ये सन है, सन रेज है, ये अर्थ की पोजीशन है, ये एक्सिस है, इंक्लिनेशन हमें पता है। अगर सन रेज होंगी तो दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न पोल, सदर्न पोल एंड सेंटर यू हैव इक्वेटर। आप ध्यान से देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर जब भी यहाँ पे अर्थ इंक्लिनेशन समर्स होंगी तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन विल फेस वर्टिकली ओवरहेड सन। अगर सन वर्टिकली ओवरहेड यहाँ होगा तो इंटेंसिटीज विल बी हाई हेयर एंड टेम्परेचर्स विल बी हाई हेयर। टेम्परेचर ज़्यादा, इंटेंसिटी ज़्यादा, तो प्रेशर्स क्या हो जाएंगे, हम डायरेक्ट रिलेशन बता सकते हैं, अंदर का फंडा में पता है, प्रेशर्स विल बी लो, दीज पॉइंट्स विल बी लो प्रेशर्स, राइट। तो ये देखिए ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे इस रीजन में, अगर देखिए ये वाला रीजन है, दिस इज लो प्रेशर, ठीक है, और ये वाला पॉइंट जो है यहाँ देखिए, दिस रीजन इज व्हाट, हाई प्रेशर, ठीक है। देखिए समर रीजन्स की बात करेंगे तो समर में क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो इधर से सनरेज आ रही है, दिस इज द पॉइंट ऑफ अराइवल ऑफ द सनरेज। अगर सनरेज यहाँ से आ रही हैं तो देखिए दिस इज योर, दिस पॉइंट इज योर इक्वेटर। अगर यहाँ हम देखें दिस इज द इक्वेटर रीजन, ठीक, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर and this is tropic of Capricorn। तो tropic of Cancer will receive vertical sun rays। अगर vertical sun rays tropic of Cancer में आएंगी तो maximum intensities यहाँ रहेंगी, टेम्परेचर ज़्यादा यहाँ होंगे। अगर टेम्परेचर ज़्यादा यहाँ होंगे, इंटेंसिटीज़ यहाँ होंगी तो लो प्रेशर्स यहाँ होंगे। जबकि अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में देखें तो सदर्न हेमिस्फीयर में ये रीजन जो है, इस रीजन में टेम्परेचर्स क्या रहेंगे, कम रहेंगे रिलेटिवली, बिकॉज इंटेंसिटी ऑफ द सन रेज विल बी in such a manner that rays fall at an angle that is slant or heat absorption will be less, temperatures will be low, pressures will be low। प्रेशर्स की बात करेंगे तो प्रेशर्स हाई होंगे और यहाँ पे क्या था, टेम्परेचर्स यहाँ पे हायर साइड में है तो प्रेशर्स यहाँ पे लोअर साइड में। अब अगर इन रीजन्स में क्योंकि टेम्परेचर्स कम है, जो रीजन ठंडे रहेंगे कंपैरेटिवली, वहाँ पे प्रेशर्स क्या रहेंगे, हाई प्रेशर, और इन रीजन्स में यहाँ पे प्रेशर्स कैसे रहेंगे, लो प्रेशर, क्योंकि सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली ओवरहेड पड़ रही हैं इस रीजन में,
तो हमें पता है विंड हमेशा मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अगर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड की मूवमेंट होगी इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, जब यहाँ से यहाँ विंड मूवमेंट होगी तो इसी की वजह से क्या बनेगा, मानसून विंड्स बनेंगी। अब हम देखते हैं ये मानसून विंड्स किस किस तरह के मानसून को लेके आती है। एक बार हमने देखा यहाँ पे जब विंटर सीजन था, तो विंटर सीजन में क्या हो रहा था कि इंडियन मेनलैंड वॉज अवे फ्रॉम द वर्टिकल सनराइज, तो इस रीजन में हाई प्रेशर था, यहाँ पे लो प्रेशर था, एंड विंड्स वाज मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जब भी आप देखिए दूर है वो सनराइज से तो ठंडा होगा हाई प्रेशर, और ये पास है गर्म होगा लो प्रेशर, तो विंड मूवमेंट ऐसे थी। जबकि अगर हम इस वाले फिगर में देखें तो इस वाले फिगर में क्या है, यहाँ पे क्योंकि ये बहुत पास है और सनराइज वर्टिकली ओवरहेड है लो प्रेशर, ये दूर है सनराइज एंगल पे है हाई प्रेशर, तो मूवमेंट ऐसे होगी। तो देखिए सीजन टू सीजन, विंटर से समर में और समर से विंटर में क्या हो रहा है, विंड्स की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड्स। और इस बात को हम यहाँ समझ पाएंगे क्लियरली। अगर आप इस फिगर में देखें तो हम अगर समर की बात करें तो समर में हमको पता है कि जो इंडिया है, इंडियन रीजन पास होता है किसके, वर्टिकली ओवरहेड सनराइज के। जब सनराइज यहाँ वर्टिकली ओवरहेड आती हैं तो यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर्स, बिकॉज इंटेंसिटी इज हाई, टेम्परेचर्स आर हाई एंड प्रेशर्स आर लो, तो दिस पॉइंट इज लो प्रेशर। और जबकि ये रीजन क्या रहता है, दूर रहता है। इफ दिस रीजन इज अवे तो हाई प्रेशर्स विल क्रिएट हियर बिकॉज टेम्परेचर्स आर लो एंड द विंड्स विल ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और विंड्स क्या है, कुछ मूवमेंट इस तरीके से होती है बिकॉज कन्वर्जिंग विंड्स हैं, और यहाँ पे जब कन्वर्ज होंगी तो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, और जब इक्वेटर को क्रॉस करेंगी तो डायरेक्शन विल बी क्लॉकवाइज। और इस वजह से क्या होगा, उस वजह से यहाँ पे कोस्ट पे हिट करेंगी, एंड जब वो कोस्ट पे हिट करेंगी तो वन टाइप ऑफ विंड विल बी कॉल्ड एज साउथ वेस्ट विंड्स, और ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आएंगी। और यहाँ पे दिस विल बी द अरेबियन सी ब्रांच, दिस विल बी द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और ये जो मानसून आएगा दिस विल बी कॉल्ड एज साउथ वेस्ट मानसून। क्योंकि लो प्रेशर्स इस रीजन में, इंडियन रीजन में, तो आप देख सकते हैं जो इंटरल ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, जिसे हम जोन ऑफ लो प्रेशर भी बोलते हैं, वो भी कहाँ है, इंडियन रीजन के अबव है, जिसे आप बोलते हैं टिबेटान प्लेट्यू के आसपास। जबकि अदर केस में क्या होगा, जब इंडियन रीजन, इंडियन मेनलैंड बहुत दूर था सन की वर्टिकल ओवरहेड रेस से, यहाँ देखिए पास है, विंटर्स में काफ़ी दूर है, वर्टिकल रेस यहाँ पे है, इस रीजन में दूर है तो ठंडा होगा, रिलेटिवली हाई प्रेशर्स होंगे। ये वाला रीजन पास है तो गर्म होगा, रिलेटिवली लो प्रेशर्स होंगे। तो मूवमेंट कैसे होगी, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, इंडिया से बाहर की तरफ। तो देखिए ज़रा, ये वाला आ गया पॉइंट। लेफ्ट फिगर में ध्यान दीजिए, लेफ्ट फिगर में देखिए यहाँ पे ये दूर था तो ठंडा था, हाई प्रेशर्स, टेम्परेचर्स कम थे तो हाई प्रेशर्स आ गए, और यहाँ पे टेम्परेचर्स क्या थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि डायरेक्टली वर्टिकल ओवरहेड थे। और हमने सीखा है कि ITCZ भी सन के साथ साथ ही मूव करता है, जहाँ जहाँ पे लो प्रेशर होगा वहाँ पे ITCZ रहेगा, या उल्टा बोल लीजिए, जहाँ जहाँ पे ITCZ रहेगा वहाँ पे लो प्रेशर्स रहेंगे। तो यहाँ पे टेम्परेचर्स हाई, प्रेशर्स लो, यहाँ पे टेम्परेचर्स लो, प्रेशर्स हाई, तो मूवमेंट भी फिर से कैसे होगी, इस तरीके से। और ये जो मानसून है, जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से विंड निकलती हैं और साउथ वेस्ट डायरेक्शन की ओर जाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, विंटर मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून। हम आगे चल के जब मानसून की क्लासेस में पढ़ेंगे हम ये सीखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से ही तमिलनाडु कोस्ट में रेनफॉल आती है और तमिलनाडु कोस्ट वेट होती है, और तमिलनाडु का मानसून विंटर मानसून है। जबकि हम राइट फिगर में देखिए, हम यहाँ देखेंगे कि समर्स में इंडिया में, पूरे इंडिया में मानसून आता है, राइट, सभी कोस्ट वेट होती हैं। अगर पूरे वेस्टर्न घाट्स की बात करें, मुंबई कोस्ट की बात करें, गुजरात में बात करें, तो कंप्लीट जो वेटिंग है वो होती है किसकी वजह से, समर मानसून या फिर साउथ वेस्ट मानसून की वजह से, राइट। तो हमने देखा कि ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट जो है दैट इज गेटिंग गाइडेड बाय द सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड। और लेकिन इसमें होता क्या है कि जो हैवी रेनफॉल है वो समर में होती है, विंटर्स में भी होती है, बट हैवी रेनफॉल इज कॉन्सेंट्रेटेड इन समर, एंड दैट इज व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, राइट। तो अगर ट्रॉपिकल मानसून टाइप के क्लाइमेट के हम एक मंथली एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है, लगभग 20 के आसपास टेम्परेचर आपको मिलता है, राइट। और एवरेज टेम्परेचर समर्स में देखें, ऑफकोर्स समर्स में टेम्परेचर बढ़ जाएंगे तो अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर आपको मिलेगा। लेकिन अगर हम दोनों टेम्परेचर्स की बात करें, 20 वाले की, 30 वाले की, तो ऑन एन एवरेज 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हमको मिलता है। अगर हम वेजिटेशन देखें तो डेसिडुअस ड्राई टाइप की वेजिटेशन मिलती है हमको। ट्रॉपिकल जो हमने रेन फॉरेस्ट देखे थे, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, उनसे थोड़ा सा ड्राई मिलेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल ड्राई तो यहाँ पे नहीं होता, हम देखेंगे आगे चल के अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स में। बट हाँ, कुछ ड्राइनेस रहती है, और जो कि अपनी जो लीव्स हैं उसको ड्राई सीजन में शेड करते हैं, ठीक है। और हार्डवुड ट्रीज आपको मिलते हैं, देखिए, दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन विद ब्रॉड लीव हार्डवुड ट्रीज। इनकी जो वुड्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहती हैं, ठीक। और
ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो मैं देखे थे, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, उनके कंपैरिजन में इतनी लग्जरियंट ग्रोथ नहीं होती। और इनकी अगर आप टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखें तो इसमें टीकवुड लकड़ी मिलती है, बैम्बू थिकेट्स मिलते हैं, राइट। एग्रीकल्चर की बात करें, इकोनॉमिक अगर इसमें एस्पेक्ट को देखें तो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है ट्रॉपिकल मानसून वाले रीजन में। इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए, इंडियन पूरी जो सब कॉन्टिनेंट है, बांग्लादेश हो गया, राइट, और ईस्ट एशियन रीजन्स हो गए, ठीक है। इन सभी रीजन्स में पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब एक पर्टिकुलर स्क्वायर मीटर एरिया देखें उसमें नंबर ऑफ जो पीपल हैं वो काफ़ी हाई हैं। अगर एग्रीकल्चर एस्पेक्ट से बात करें तो राइस, कॉटन, इंडिगो, शुगर केन, जूट स्पीशीज़, ये सब जो क्रॉप्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो करी जाती हैं इस ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में, ठीक। और यहाँ पे क्या है, लंबरिंग कर पाते हैं, ठीक है, कुछ लेवल तक लंबरिंग हो पाती है। लंबरिंग हमने सीखा था क्या होती है, अगर हमें वुड्स को काट करके टिम्बर इंडस्ट्री के लिए, पेपर इंडस्ट्री के लिए यूज़ करना हो तो उसे हम लंबरिंग बोलते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर की अगर यहाँ बात करेंगे तो देखिए, प्लांटेशन एग्रीकल्चर में हम यहाँ पे अलग अलग टाइप की प्लांटेशन कर सकते हैं, जैसे कि टी की प्लांटेशन कर सकते हैं। कहाँ पे इंडिया में होती है टी की प्लांटेशन, राइट। इंडिया में टी प्लांटेशन है, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में प्लांटेशन होती है, राइट। चाइना में होती है। देन श्रीलंका ऑल्सो प्रोड्यूसेस टी, राइट। कॉफ़ी की बात करें तो जो ट्रॉपिकल मानसून एरिया हैं, जैसे कि अगर आप बात करें ब्राज़ील है, ठीक है, ब्राज़ील में काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी मिलती है। और लंबरिंग जो मैंने बताया वो टीक की लंबरिंग होती है बर्मा रीजन में, नॉर्थ ईस्ट। अगर आप देखें नॉर्थ ईस्ट इंडिया से थोड़ा सा बाहर की तरफ जो रीजन है, यहाँ देखिए फिगर में, ये जो रीजन है, ठीक है, म्यांमार वाला जो रीजन है, यहाँ पे इस रीजन में अगर देखेंगे तो ये जो रीजन है यहाँ पे टीक की लंबरिंग की जाती है, क्योंकि जो टीक की स्ट्रेंथ है और पेस्ट के अगेंस्ट जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी अच्छी है, और उससे क्या होता है, टीक काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल रहता है, ठीक। और यहाँ पे इस क्लाइमेट में भी जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन वो काफ़ी किया जाता है। हम इंडिया की बात करें तो झूम है इंडिया में, मलेशिया में देखेंगे तो लदांग है, ठीक है। अगर बर्मा में देखेंगे तो तोंग्या बोलते हैं उसको, वी कॉल इट एज अ तोंग्या। अफ्रीका की बात करेंगे तो मिल्पा एक टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। थाईलैंड में देखेंगे देन तमराय इज़ देयर थाईलैंड में, एंड जावा सुमात्रा जो आइलैंड है, जावा में देखेंगे तो हुमा। दीज ऑल आर द तमराय, झूम, लदांग, तोंग्या, मिल्पा, ये सभी क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम है। पूछ सकते हैं यूपीएससी, द फॉलोइंग काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजीज आर यूज्ड फॉर व्हाट। ट्राइब्स के बारे में बोल सकती है, या फिर बोल सकते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन का टाइप है या किसी वेजिटेशन का टाइप है, ऐसे क्वेश्चन भी पुटअप किया जा सकता है। ये कुछ हमने बातें करी कि जो भी विंड रिवर्सल की वजह से मूवमेंट होती है, दैट हैपन्स इन वन टाइप ऑफ क्लाइमेट, दैट इज योर ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब अगर इसमें देखें तो कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर वो इंटेंसिव टाइप का यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटेंसिव कल्टीवेशन क्या होती है, इंटेंसिव कल्टीवेशन में हम जनरली प्रोफेशनल लेवल पे कल्टीवेशन करते हैं, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर भी आप बोल सकते हैं। इरिगेशन फैसिलिटीज़, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, उसमें केमिकल्स का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स का, राइट। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो हमने देखा ही, अलग अलग नाम होते हैं उसके, ठीक है। कुछ जगहों पर जहाँ पे पॉपुलेशन है अच्छी खासी और लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वहाँ पे सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी होती है, ठीक है। बहुत छोटे लेवल पे भी फार्मिंग करते हैं, बट मोस्टली इंटेंसिव कल्टीवेशन पाया जाता है। एक क्वेश्चन ज़रा सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके। क्या बोल रहा है देखिए क्वेश्चन में, सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड्स इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच टाइप ऑफ क्लाइमेट, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, या नन ऑफ दिस। अभी देखा है हमने कि इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट में तो क्या होता है, कोई विंड्स रिवर्स नहीं है, हमेशा एक ही जैसा मौसम रहेगा, ठीक है। रेनफॉल होगी, काफ़ी हैवी होगी, बट कुछ टाइम बाद नॉर्मलाइज हो जाएगा। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट अगर देखें यहाँ पे, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज द राइट आंसर। मेडिटेरेनियन में भी नहीं होता, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की बात करेंगे तो इस क्लाइमेट में भी विंटर्स में रेनफॉल आएगी, ठीक है, विंटर्स में, समर्स में नहीं आएगी। और इसमें रिवर्सल ऑफ विंड्स नहीं होगा, इसमें हम देखेंगे शिफ्टिंग ऑफ विंड बेल्ट्स रहेगा, विंड बेल्ट्स की शिफ्टिंग रहेगी, राइट। और इसी में अगर हम एक और टाइप देखें, दैट इज ट्रॉपिकल मेरीन क्लाइमेट। अब ट्रॉपिकल रीजन्स में ही हमें देखा मानसून विंड्स प्रिवेल कर रही थी इंडियन कोस्ट पे, इंडियन रीजन्स में, लेकिन जो अदर रीजन्स हैं उसमें मरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट बेसिकली प्रिवेल करता है। अब ये मरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या है,
देखिए मरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट में ना दिस इज गाइडेड बाय ईस्टर्लीज। हमने ईस्टर्लीज पढ़ा था, याद कीजिए पुरानी क्लासेस को, कि ये जोन ऑफ, ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन रहता है इक्वेटर, एंड दिस इज द जोन ऑफ कन्वर्जेंस। यहाँ पे कन्वर्जेंस होती है दोनों डायरेक्शन से, राइट। जब कन्वर्जेंस रहेगी तो आप देख सकते हैं ईस्टर्न कोस्ट पे ईस्टर्लीज आके हिट करती हैं, एंड दीज ईस्टर्लीज कंप्राइज ऑफ लॉट ऑफ मॉइस्चर। ये मॉइस्चर लेके आएंगी और इन कोस्ट पे क्या करेंगी, इन कोस्ट पे जब हिट करेंगी तो दे विल शेड ऑफ देयर मॉइस्चर। क्या होगा, जब ये हिट करेंगी तो एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा तो लो प्रेशर्स, एंड एक्सपेंशन के बाद कूलिंग होगा, कूलिंग होगा तो क्लाउड फॉर्मेशन होगा, एयर विल राइज एंड दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड एंड देन फाइनली प्रेसिपिटेशन। तो काफ़ी अच्छी बारिशें होती हैं यहाँ पे। और ओरोग्राफिक भी और कन्वेक्शनल भी हमने देखा। ओरोग्राफिक मतलब रिलीफ, अगर माउंटेनस रीजन्स हैं तो रिलीफ के लिए, रिलीफ की वजह से रेनफॉल होगी, और अगर रीजन्स कॉन्टिनेंटल हैं सिंपल, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, एयर गर्म होके क्या हो जाएगा, बारिश स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो ये रीजन्स अच्छे हैं, हैबिटेबल हैं, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, हरिकेन्स और टाइफून्स ये सब यहाँ पे ज़रूर आते हैं, और इस वजह से रीजन्स में कुछ कुछ डिवास्टेटिंग फिनोमेना देखने को ज़रूर मिलते हैं ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट में, ठीक है। ये रीजन्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। अब अगर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट हम देखें, दैट इज़ सवाना और सुडान टाइप ऑफ क्लाइमेट। देखिए इस क्लाइमेट को ध्यान से देखिए, इसका जो जोग्राफिकल स्प्रेड है, यहाँ देखिए नीचे की तरफ फिगर में, ये इस रीजन में है, अफ्रीका का ये वाला रीजन कवर करता है, साउथ अमेरिका का ये वाला, एंड ऑस्ट्रेलिया का ये वाला। देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि इतना ज़्यादा मतलब कैसे याद रहेगा। देखिए इसको ना रट के तो नहीं होगा, आपको बार बार याद नहीं बोलेंगे, समझ के देखना पड़ेगा। एक दो बार आप वीडियोस देख लेंगे, थोड़ा एक बार आंख बंद करके मेडिटेट कर लेंगे, जैसा कि हम अपनी जनरल वीडियोस में बताते हैं, तो आपको ये रीजन्स याद हो जाएंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन सा क्लाइमेट रहता है। और थोड़ा सा अगर हम रिलेट कर लेंगे ना, सवाना ये कहाँ पे होती है, कुछ छोटी सी ग्रास टाइप, और ये सूडान किस जगह पे है, अफ्रीका में है, तो अगर अफ्रीका में है तो उसके आसपास के रीजन उसी लैटिट्यूड्स में, साउथ अमेरिका के कुछ रीजन्स आ गए, ऑस्ट्रेलिया के कुछ रीजन्स आ गए। तो कुछ लॉजिक लगा के और कुछ आइडिया लगा के, कंप्लीटली तो कोई भी याद नहीं रख पाता, एक बेसिक आइडिया लगा के ही याद रख पाते हैं, ठीक है। तो ये सवाना सुडान टाइप ऑफ क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि ये जो है, इसका जो स्प्रेड आप देख पा रहे हैं, ये हॉट डेजर्ट वाला रीजन जो थोड़ा सा ऊपर की तरफ पड़ता है, और इक्वेटोरियल रीजन जो यहाँ पड़ते हैं, इनके बीच में जनरली आपको मिलेगा, ठीक है। और इसमें डिस्टिंक्ट ड्राई और वेट सीजन रहेंगे, डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन मिलेंगे आपको, वेट सीजन मिलेंगे इस पर्टिकुलर क्लाइमेट्स में, ठीक है। और अगर रेनफॉल की बात करेंगे तो रेनफॉल यहाँ पे नदर्न हेमिस्फेयर में जब देखेंगे तो जनरली मई से लेकर के सितंबर तक मिलती है। अगर सदर्न हेमिस्फेयर में देखेंगे तो जनरली अक्टूबर से लेकर के मार्च तक हमको रेनफॉल मिलती है, राइट। अगर एवरेज टेम्परेचर्स की बात करेंगे ना यहाँ पे, तो एवरेज टेम्परेचर्स विल बी समवेयर अराउंड 20, लगभग वेरिएशन रहता है 21 से लेकर के 33, तो ऑन एन एवरेज 25 से लेकर 26 तक टेम्परेचर्स हमको यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे बिकॉज कॉन्टिनेंटलिटी का फैक्टर आ जाता है। कॉन्टिनेंटली मतलब देखिए आप देख सकते हैं कि वेजिटेशन कैसी है, बिल्कुल ओपन लैंड्स हैं। तो हमने देखा कॉन्टिनेंटलिटी मतलब इमेच्योर लैंड, बहुत ज़्यादा गर्म भी होगा और बहुत जल्दी ठंडा भी होगा। उसकी वजह से क्या है, जो डायर्नल रेंजेस है ना, डायर्नल रेंजेस ऑफ टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा होते हैं। आप बोल सकते हैं जो दिन हैं वो हॉट होते हैं, एक्सट्रीमली हॉट, और जो नाइट्स हैं वो फ्रॉस्ट भी जमती है, कई बार काफ़ी ठंडी होती हैं जो रातें होती हैं, राइट। तो ये एक अच्छा फैक्टर नहीं होता किसी भी क्लाइमेट के लिए। कोई भी कंफर्टेबल क्लाइमेट में डायर्नल रेंज काफ़ी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल रहनी चाहिए वहाँ पे डायर्नल रेंजेस, ठीक है। और अगर हम फर्दर इसके कुछ क्लाइमेटिक रीजन्स के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पे हमने जो हमें क्लाइमेट मिलेगा वो हमने देखा कि सीजन्स उसमें हम डिस्टिंग कर पाएंगे। एक रेनी सीजन रहेगा, हॉट सीजन रहेगा, कोल्ड रहेगा और ड्राई सीजन रहेगा, ठीक है। लेकिन मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है ना, उसकी तरह डिस्टिंक्ट रेनी सीजन नहीं मिलते, बट हाँ कि सीजनल रिवर्सल से पता लगता रहे हमको, ऐसा नहीं है। बट हाँ आप सीजन्स को 4 टाइप से डिस्टिंक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक। अब जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ेंगे तो अगर आप इस रीजन से मूव करेंगे, अगर हमने देखा जो इसका जोग्राफिकल स्प्रेड, जब आप इक्वेटर रीजन से पोल रीजन की तरफ मूव करेंगे तो जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल भी है और जो लेंथ ऑफ रेनी सीजन भी है वो डिक्रीज करेगा। और यहाँ पे जो डोमिनेटिंग विंड्स रहती हैं वो कौन सी रहती हैं, ईस्टर्लीज रहती हैं, या फिर उन्हें आप क्या बोल सकते हैं, ट्रेड विंड भी बोल सकते हैं, ठीक। तो अब ये ईस्टर्लीज क्या है, ये डायग्राम में जरा देखिए यहाँ पे। जब ईस्टर्लीज ब्लो करेंगी तो यही ईस्टर्लीज ईस्टर्न डायरेक्शन से मूव करती हैं, और क्या होगा जब ईस्टर्न डायरेक्शन से ईस्टर्लीज ट्रेड विंड्स ब्लो करेंगी तो ट्रेड विंड्स ब्लो करते करते क्या होगा कि ये अपना मॉइस्चर इस रीजन में तो शेड कर देंगी, जिससे पुराना क्लाइमेट हमने देखा पहले वाला मानसून। लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते कॉन्टिनेंटलिटी का फैक्टर आ जाएगा और इस
जो विंड्स हैं इनके अंदर जो मॉइस्चर था वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, शेड ऑफ हो जाएगा। तो ईस्टर्न कोस्ट पे तो ट्रेड विंड्स करेंगी बारिश, लेकिन जब इन रीजन पे पहुंचेंगी, जो ये वाले रीजन्स हैं जो हमें इस क्लाइमेट में नजर आते हैं, उन रीजन पे पहुंचते पहुंचते रेनफॉल नहीं हो पाएगी, क्योंकि सारा का सारा मॉइस्चर क्या हो चुका होगा, शेड हो चुका होगा, सारी विंड्स ड्राई हो चुकी होंगी। राइट। तो ये कुछ सवाना सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट हमने देखा। इसमें देखिए जो ईस्टर्लीज है ना, जब ये ईस्टर्लीज मूव करती हैं तो ईस्टर्लीज की मूवमेंट के दौरान आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो विंड्स हैं, विंड्स की मूवमेंट इस तरीके से है कि घूम करके अफ्रीकन रीजन में, ध्यान दीजिए, अफ्रीकन रीजन में घूम करके ये विंड्स ऐसे मूव करेंगी इस डायरेक्शन में, और इन्हीं विंड्स को हम क्या बोलते हैं, लोकल विंड्स, जिनको हमने हर्मिटन भी बोला था, जो नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन से ब्लो करती हैं, और इन्हें आप ईस्टर्न या फिर ट्रेड विंड बोलते हैं। कन्वर्जिंग होती हैं, कन्वर्ज करती हैं इस तरीके से इस डायरेक्शन से, क्योंकि यहाँ पे क्लॉकवाइज सेंस है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज सेंस है, और जब ये ब्लो करके आएंगी यहाँ पे तो एक ड्राइंग इफेक्ट लेके आएंगी, और जब ड्राइंग इफेक्ट लेके आएंगी तो इनके अंदर एक मॉइस्चर को गेन करने की कैपेसिटी रहेगी, जिसकी वजह से ये काफ़ी रिलीफ देती हैं, और इनको डॉक्टर भी कहा जाता है। कहाँ पे, गिनी रीजन में, क्योंकि इनके अंदर एक कूलिंग इफेक्ट हमको मिलता है। ठीक, वेजिटेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह की वेजिटेशंस मिलती हैं। काफ़ी नीचे अर्थली एरियाज़ को देखिए, यहाँ पे छोटी छोटी वेजिटेशन भी है, कुछ कई जगहों पे ग्रीन है, कई जगहों पे आपको मतलब शॉर्ट ग्रासेस भी मिल रही हैं, ठीक है, कई जगह पे टॉल ग्रासेस भी हैं, कुछ जगहों पे अलग अलग डिस्टेंस में ट्रीज भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। राइट, तो जो यहाँ के ग्रासलैंड्स हैं उनको हम पार्कलैंड या फिर बुश वेल्ड भी बोल देते हैं। ठीक, और जो ट्रीज हैं वो डिसीडियस टाइप के होते हैं, ठीक है, जिनकी जो ट्रंक्स हैं वो काफ़ी ब्रॉड होती हैं। ट्रंक्स ये वाला रीजन होता है ट्री का, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी मोटी ट्रंक्स होती हैं, ठीक है। उनमें क्योंकि टेम्परेचर्स काफ़ी हाई हैं तो ट्री को पानी की ज़रूरत पड़ेगी, रेनफॉल इतनी ज़्यादा अवेलेबल है नहीं, तो वाटर स्टोरेज के लिए काफ़ी अच्छा मैकेनिज्म ये ट्री रखते हैं। फॉर एग्जांपल एकाशिया ट्री, ठीक है, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखिए इसको, जो ट्री की शेप है ना इन रीजन्स में अम्ब्रेला टाइप की होती है। यहाँ देखिए नीचे बॉटम में अम्ब्रेला टाइप की होती है, ठीक है। जो ये जो बहुत छोटा सा एज है जो स्ट्रॉन्ग विंड को एनकाउंटर करता है, बाकी ट्री काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहता है, ठीक है। और यहाँ पे बड़े ट्री भी रहते हैं, बड़ी ग्रासेस भी रहती हैं, जिनको आप एलिफेंट ग्रास बोलते हैं। इनकी काफ़ी डीप रूट्स होती हैं, ठीक है, जो कि कूल ड्राई सीजन में नहीं, लेकिन डीप रूट्स का फ़ायदा क्या है कि बहुत नीचे तक जो पानी है उसको ये सक कर सकें, राइट, और ईजीली उसको स्टोर कर सकें और यूज़ कर सकें। अगर आप इसमें देखें तो सवाना ट्रीज़ ये हैं, ठीक है, ड्वार्फ अकाशिया ट्रीज़ ये हैं, स्क्रब सवाना एंड देन डेजर्ट प्लांट। तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, क्योंकि प्रेसिपिटेशन का जो अमाउंट है वो कम होता चले जा रहा है, इसीलिए जो वेजिटेशन है वो भी बदलती रहेगी, और जो ट्रीज़ की हाइट है वो और जो डेंसिटी है वो पोल की तरफ जाते जाते क्या होगी, कम होना स्टार्ट कर देती है। अगर आप देखें यहाँ पे तो जो सवाना रीजन है ना उसको बिग गेम कंट्री बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ टाइप ऑफ एनिमल्स हमको मिलते हैं, और थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स हर साल मारे जाते हैं। किसी को उनके फॉर एग्जांपल डियर एंटलर्स, किसी को स्किन के लिए, हाइट्स के लिए, या मीट या फिर मिल्क या डोमेस्टिकेशन या फिर और अदर पर्पसेस, तो थाउजेंड्स ऑफ द एनिमल्स दे आर बीइंग किल्ड, राइट। और यहाँ पे काफ़ी बड़ा मतलब स्मगलिंग भी होती है, बिजनेसेस भी होते हैं, क्राइम भी है इस रीजन में बिकॉज ऑफ दिस इशूज़। और एनिमल्स की बात करें तो नंबर ऑफ टाइप ऑफ एनिमल्स आर देयर, लेट्स से लॉयन, टाइगर्स, जिराफ, एलिफेंट्स, जैकॉल, हाइनास एंड रेप्टाइल्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ ज़ेब्रास आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे बहुत टाइप के एनिमल्स यहाँ पे मिलेंगे। और रेप्टाइल्स में देखेंगे तो एलिगेटर्स हैं, ठीक है, क्रोकोडाइल्स भी मिलेंगे, लिजर्ड्स भी होती हैं, राइट। और अगर यहाँ पे इकोनॉमी के एस्पेक्ट्स को डिस्कस करें तो देखिए एक ट्राइब मिलती है मसाई ट्राइब्स। ये बेसिकली पेस्टोरलिस्ट होते हैं, ठीक है, जो कि मोस्टली डील करते हैं एनिमल्स और जनरली काउज और बुल्स, और इनको डोमेस्टिकेट करते हैं। एंड ये जो हैं मसाई ट्राइब्स, किसी ज़माने में बहुत सालों पहले 50,000 60,000 करीब इनकी पॉपुलेशन हुआ करती थी, बट बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन एंड परसिक्यूशन ऑफ द ट्राइब्स, इनका काफ़ी परसिक्यूशन हुआ, इस वजह से इनकी पॉपुलेशन आज काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, ठीक। तो ये जो मसाई ट्राइब्स हैं जो जनरली ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू और केनियन हाईलैंड्स में हमको मिलती हैं, ठीक है, ये कुछ बहुत माइनर लेवल पे प्लांटेशन एग्रीकल्चर करते हैं, जैसे कि कॉफ़ी, टी और कॉटन का। और एक टाइप ऑफ केटल है जिसको ये डोमेस्टिकेट करते हैं, दैट इज़ ज़ेबू केटल। ज़ेबू जो केटल है इसको यूज़ करते हैं ये लोग। इसको जनरली मीट के लिए मारते नहीं हैं जब तक कि केटल कम्प्लीटली यूजलेस ना हो जाए। इसके ज़ेबू केटल से लोग मिल्क एंड ब्लड यूज़ करते हैं, दे ड्रिंक द मिल्क एंड द ब्लड ऑफ द गिवन केटल, राइट। तो एक और टाइप की ट्राइब्स भी हैं यहाँ पे, दैट इज़ हौसा ट्राइब्स ऑल्सो, ठीक। सो कीनिया, तंजानिया, युगांडा में ये हमको मिलती हैं,
ठीक है। और इस रीजन में अगर देखें तो मोस्टली दे आर डिपेंडेंट ऑन द मिल्क एंड देन ब्लड एंड द मीट, और कुछ कुछ माइनर लेवल पे एग्रीकल्चर भी होता है, बट मेजर इज पेस्टोरलिज्म एंड पोल्ट्री। और जो कुछ बेसिक लेवल पे क्रॉप्स यहाँ ये लोग उगाते हैं दैट इज मिलेट्स, बनाना, ग्राउंडनट भी मिलती है, वेजिटेबल भी कुछ कुछ है लेवल पे, एंड कॉटन एंड टोबैको, राइट। कॉटन की कल्टीवेशन भी होती है, टोबैको की कल्टीवेशन भी होती है, बट बहुत ज़्यादा माइनर लेवल पे होती है। अब ये जो रीजन्स है ना, इनके टेम्परेचर्स इन रीजन में हाई रहते हैं, रेनफॉल डेफिशिएंट ये रीजन होते हैं, तो उसकी वजह से इन रीजन्स में जो सॉइल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेडेड रहती हैं और डिटीरियोरेटेड रहती हैं। अब इन सॉइल्स की जो फर्टिलिटी है दैट गोज वेरी बैडली डाउन, फर्टिलिटी काफ़ी कम होती है, तो एग्रीकल्चर के लिए तो ये सॉइल्स कंप्लीटली अनसूटेबल हैं, राइट। और बिकॉज काफ़ी वाटर की क्वांटिटी कम है और हीट बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से क्या है, डिजीजेस काफ़ी ज़्यादा रहती हैं इन रीजन्स में, राइट। कैटल्स जो हैं वो लेस प्रोडक्टिव हैं, कैटल्स इतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं शो कर पाती, और प्लांटेशन का पोटेंशियल तो है बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द वाटर अवेलेबिलिटी एंड द राइट टाइप ऑफ क्लाइमेट प्लांटेशन भी नहीं हो पाता यहाँ।